कानून, अदालत सब शकुनी की चाल है। न्याय को फांसी पड़ने के बाद दूसरा नंबर मेरा है। यानी कि साहित्य की और आपका जो झुकाव है वो कब शुरू हुआ? इस साहित्यिक शुरुआत जो हुई है जब चक्षु और संवेदनीय दोनों एक गांव में जहां नाटक होती थी, वहां 15 गांव के लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर के नाटक देखने आते थे। वो राजनीतिक लोगों के पास हम जब जाते हैं तो वह दरकिनार कर देते हैं कि कोई भी विधा नहीं बचा है जिस पर कि मैंने काम नहीं किया है। कि सरकार ने अंगिका को अभी तत्काल हटा दिया है यह कह करके कि यह यहाँ की भाषा नहीं है। ये वही अंगिका भाषा है, ये वही अंग क्षेत्र है जिनका उल्लेख शायद महाभारत में ही है। आप अंग गौरव पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर और झारखंड एडवेंचर के द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है व्यक्ति विशेष में आज जो विशेष व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप प्रभात जी। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने साहित्य के मंच पे और साथ ही साथ समाज की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। हालांकि ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम बात करेंगे उनके शुरू से लेकर आज तक के सफ़र के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो पर। आपको भी, आपके चैनल को भी स्वागत है। और सबसे पहले अगर हम जानना चाहेंगे तो आपके शुरुआती सफ़र को लेकर जानना चाहेंगे, यानी कि साहित्य की और आपका जो झुकाव है वो कब शुरू हुआ? मेरी साहित्यिक शुरुआत जो हुई है जब मैं वर्ग 8वीं कक्षा का छात्र रहा करता था, तो उस समय मेरे साहित्यिक गुरु यानी कि हिंदी वर्ग शिक्षक थे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अनुरूप प्रसाद विमल, और उन्हीं के मित्र थे डॉक्टर अमरेंद्र, जो कि साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। अभी 75 पुस्तकों के रचयिता हैं। ये दोनों व्यक्ति समकक्ष हैं। अभी भी वो भागलपुर में रह रहे हैं, एक पुनसिया में रह रहे हैं, और उन्हीं के सानिध्य में मेरी साहित्यिक शुरुआत हुई है और वहाँ से लेकर के मेरी साहित्यिक सफ़र की शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले अपनी नाट्य विधा में लेखन प्रारंभ किया, क्योंकि नाट्य विधा में साहित्य प्रारंभ करने का एक मकसद ये था कि नाटक जो होता है वो चक्षु और संवेदनीय दोनों संवेदनाओं को एक साथ उसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अब तो नाटकों का अभाव हो चुका है, अब नाटक रहा कहाँ। अब तो उसको किडनैपिंग, पहले तो सिनेमा घर ने किया, अब मोबाइल ने उसको किडनैपिंग कर लिया है नाटक को। अब नाटक पहले जैसा नहीं रहा। नहीं तो एक गांव में जहां नाटक होती थी वहां 15 गांव के लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर के नाटक देखने आते थे। यहाँ से मेरी साहित्यिक शुरुआत होती है। चलिए, आप अंगिका भाषा में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो करीब 1980 के दशक से आपने इस पे कार्य शुरू किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उस लेवल की जो सफलता है उसको नहीं मिल पाई अंगिका भाषा को। बिल्कुल, उस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को, खासकर संथाल परगना की क्षेत्रीय भाषा अंगिका को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। उनको यह समझ में बात नहीं आ रही है कि इन मातृभाषाओं में कितने साहित्य हैं, कितनी साहित्य इसकी साहित्यिक परंपरा रही है। बगल के ही थे एक डॉक्टर डोमन साहू समीर, जिन्होंने कि अंगिका हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था। अंगिका साहित्य का व्याकरण दिया उन्होंने। हिंदी के साथ साथ अंगिका साहित्य का एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का इतिहास दिया उन्होंने। और उन्हीं के शासन से चलते चलते हम लोग आज इस मुकाम पर हैं कि अंगिका को वो दर्जा नहीं मिल पाई। चाहे वो राजनीतिक लोगों के पास हम जब जाते हैं तो वह दरकिनार कर देते हैं कि ये तो गाँव की भाषा है, इसको क्या क्या करना है। जबकि नई शिक्षा नीति में एक प्रोविज़न आया है कि नई शिक्षा नीति में यह प्रोविज़न आया है कि जब बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो तो उसकी मातृभाषा में हो, जिससे कि उसकी समझ और ठोस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि अंगिका भाषा को लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा शोध भी किया है। जी हाँ। हिंदी और अंगिका को साथ में लेकर आपने बहुत सारी रचनाएं की है। तो इन दोनों विषयों में आपकी प्रिय विधा अगर बोल दें तो वो कौन सी रही है? यानी कविता है, कहानी है, या फिर शोध? मेरी जो सोच है, हिंदी और अंगिका साहित्य दोनों का मैंने समानांतर रचना की है। अगर 30 रचनाएं मैंने हिंदी में किया है तो 30 पुस्तकों का मैंने रचना अंगिका में भी किया है। दूसरी बात रही अब की शोध का विषय, मेरा प्रिय विषय साहित्य के सभी विधाओं में कमोबेश मेरा प्रिय विषय रहा है। साहित्य का ऐसा कोई भी विधा नहीं बचा है जिस पर कि मैंने काम नहीं किया है। आपने हिंदी और अंगिका साहित्यिक शोध संस्थान का आप निदेशक भी रह चुके हैं। हाँ।
निदेशक हैं भी। हाँ, निदेशक हैं भी। तो इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंदी के साथ, अंगिका भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा को समृद्ध करना, इसका संरक्षण देना, इसकी विकास की परंपरा को आगे बढ़ाना और नए नए नवोदित कवियों को आगे ला करके, नए नए प्रतिभाओं को आगे ला करके उसके शोध की ओर प्रवृत्त करना। नई पीढ़ी जो है वो क्या उनको ज़रूरत है, या फिर आपको देखकर लग रहा है कि वो इस तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होगा? बिल्कुल झुकाव होगा ही, क्योंकि इसलिए कि अभी का जो दौर है वो बिना प्रतिभा लिए हुए कहीं किसी सरकारी सेवा में जा नहीं सकते। अगर उसके पास प्रतिभाएं रहेगी तो वो सरकारी सेवा में जाएंगे। और झुकाव इसलिए है कि साहित्य जो होता है वो भावनाओं की चीज़ है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस लिहाज से साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो साहित्य की ओर युवा लोग जुड़ेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी जुड़ना चाहिए और युवाओं को ये आपके तरफ से एक राय भी है। लेकिन बात करें अंगिका भाषा की तो ख्याति तो उस लेवल की नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उनको शामिल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस भाषा को संरक्षण मिलेगा, इसकी विकास की परंपरा को आगे बढ़ेगा। अब तो यहाँ तक बात आ चुकी है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आगमन में उन्होंने अपना संबोधन भी अंगिका में किया था, तो अब यह दिन दूर नहीं है, देर भले ही हो रही है लेकिन यह कामयाबी हासिल होगी ही। यानी मोदी जी से अपेक्षा आप लोग की जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। ये इधर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था तो उन्होंने ये बात बताई थी कि बड़ी योजना, 3 बड़ी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जे योजना का प्रारंभ हो रहा है वो पूर्ववर्ती भारत और बिहार झारखंड के समूचा क्षेत्र का लाभान्वित करते। जब हुनी अंगिका में बोले वास्ते मजबूर छे तो फिर अंगिका संविधान राष्ट्र अनुसूची में कहने दर्ज होते। सही बात है। और आप अंगिका साहित्य कला मंच से भी जुड़े हुए हैं, समाज में उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं? समाज में उनकी भूमिका ये है कि मैं पूरे संताल परगना में अंगिका साहित्य कला मंच के बैनर तले एक संगठन को तैयार किया, जो मैंने लोगों को समझाया कि यह आपकी मातृभाषा है, इसकी ओर आप प्रवृत्त होइए। और मैंने यहाँ तक किया कि जब शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगी जब परीक्षा होने लगी तो 2007 में पहली बार मैंने जेपीएससी के माध्यम से 30 अंकों का अंगिका का पाठ्यक्रम तैयार करवा करके जेपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली हुई। और उस समय से लेकर के 2018 तक अनवरत उनकी परीक्षा होती रही और मैंने क्वेश्चन सेटर के रूप में मैंने भी अपने लोगों को भेजा वहाँ तक और उसकी पढ़ाई और उसकी परीक्षा हुई। लेकिन विगत वर्ष के सरकार ने अंगिका को अभी तत्काल हटा दिया है, यह कह करके कि यह यहाँ की भाषा नहीं है। तो अब हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि जब यहाँ की भाषा कैसे नहीं है, क्योंकि इसका भूगोल यहाँ पर है, संताल परगना अंग प्रदेश का एक पार्ट हुआ करता था, उस समय से ये भाषा यहाँ की रही है और यहाँ के लोग शुरुआती आदिकाल से अंगिका बोलते आ रहे हैं। तो आज उसकी भाषा कैसे विलुप्त हो गई और कैसे यहाँ की भाषा नहीं है? इसलिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं इसको पुनः शामिल किया जाए। एक मेरे मन में एक सवाल अचानक से आया सर कि ये वही अंगिका भाषा है, ये वही अंग क्षेत्र है जिनका उल्लेख शायद महाभारत में ही है, कर्ण के से जुड़ा हुआ? बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन इसके साथ साथ ये मैं और बता देना चाहता हूँ, महाभारत ही नहीं वैदिक साहित्य के सभी ग्रंथों में अंगिका का उल्लेख है, चाहे वो पाणिनि हो चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों में इसकी चर्चा है अंगिका की। आप अंग गौरव पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ऐसा मतलब कब शुरू किया था आपने? जब झारखंड अलग होने की कगार पर था, पहला अंक मैंने 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे मन में आया कि नई नई प्रतिभाओं को कैसे जोड़ा जाए और उसकी कविताओं को, उसकी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। इस उद्देश्य से मैंने अंग गौरव नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन करना शुरू किया और मैंने बहुत सारे नवोदित कवियों को उस पत्रिका के माध्यम से उसमें स्थान देकर उनकी कविताओं को छापा, मुद्रित किया। इससे उसकी रुचि बढ़ती गई और मेरे साथ अभी दर्जन से भी अधिक साहित्यकार गोड्डा में अंगिका भाषा को लेकर के प्रमुख रूप से उजागर हो रहे हैं। यह इस पत्रिका की ही देन है जो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यह गोड्डा ही नहीं, संपूर्ण झारखंड का एकमात्र इकलौती अंगिका भाषा की
त्रैमासिक पत्रिका है। सोशल मीडिया के इस दौर में आपको क्या लग रहा है कि मतलब साहित्य की ओर युवा जो है वो मुड़ रहे हैं या फिर मुड़ना चाहेंगे या मुड़ना उनको ज़रूरी है, मतलब किस तरह? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर रील हो गया, यानी रील वाली दुनिया में घुसे हुए रहते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो लोग, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि आज के बच्चों को डिजिटल का जो युग आ गया है, 21वीं सदी में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, घुस गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए कि वो साहित्य की ओर प्रवृत्त हों, तभी समाज बचेगा। आजकल के बच्चे जो हैं मोबाइल की दुनिया में सटे रहते हैं और बेवजह कुछ से कुछ देखते रहते हैं। उससे अच्छी जानकारी भी मोबाइल से मिलती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसमें उलझे रहते हैं जो कि अशिष्ट साहित्य है। मैं युवाओं से या युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि मोबाइल का उपयोग वो अपने काम के लिए करें और सोशल मीडिया में प्रखर रूप से आएं और साहित्य की ओर प्रवृत्त होकर अच्छे साहित्य को पढ़ें और जानें और समझें। आप हमारे साथ कोई ऐसी घटना साझा करना चाहते हैं जैसे कि आपको लगा हो कि नहीं ये ऐसा दौर है जहाँ पर साहित्य मतलब कि पीछे छूटा जा रहा है? साहित्य वास्तव में पीछे छूटने का कारण ये है कि लोग इसकी ओर प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में साहित्य पढ़ने का लोगों को फुर्सत नहीं है, साहित्य लोग पढ़ते नहीं हैं। मोबाइल से ही जो उन मूवी देखते हैं, फलना देखते हैं या और किसी तरह की बातें होते हैं तो वो उस पर साझा करते हैं। लेकिन साहित्य का जो सृजन फणीश्वरनाथ रेणु हो या कोई भी साहित्यकार बड़े उसकी किसी भी पुस्तकों का आज के युवा अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि साहित्य को पढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। कभी आपको ऐसा लगा कि अब लेखन से दूरी बना लेनी चाहिए? मतलब ऐसी कुछ होती है दैनिक जीवन में, ऐसी घटनाएं होती रहती है जैसे आपको लगा हो कि नहीं अब लेखन से दूरी बना ले, साहित्य से दूरी बना ले, क्योंकि उस लेवल का अब बचा नहीं है ऑडियंस जो आपको सुनना चाहेंगी या फिर इस तरह की चीज़? इस तरह की कोई बात नहीं है। साहित्य सदैव जिंदा रहता है, साहित्य कभी मरता नहीं है, साहित्य कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय है समुद्र की तरह। इसीलिए ऐसी स्थिति में कभी यह मेरे मन में बात नहीं आई कि इससे हम दूरी बनाएं, क्योंकि कविता की परिभाषा है, कविता भोगे गए सत्य की रसात्मक अभिव्यक्ति है। जब मेरे काल में संकट नहीं आएंगे, हमारे साथ कोई घटनाएं नहीं होगी, तो हम उसे कविता में स्थान कैसे दे पाएंगे? इसलिए घटना और दुर्घटना ये होने से कविता और भी मुखर होकर के सामने आती हैं और समाज को आगे बढ़ाने में काम आती हैं, और इससे एक प्रेरणा भी लोगों को मिलती है कि ये घटना हुई और इस तरह की कविता को इस रूप में ढाला गया। वैसे कुछ खास सवाल है नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इतने सारे साहित्यकारों में, इतने सारे कवियों में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। आप अगर किसी एक का ऐसा नाम बोले जो आपकी फेवरेट है, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं उस वक्त पर, जिस वक्त आपको लग रहा हो कि नहीं अब थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, अब मतलब डिमोटिवेट होने के कगार पर, आप ऐसा कौन सा कवि है, ऐसे कौन से साहित्यकार है जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं? आप पुरातन कवियों की बात करना चाहेंगे या नए साहित्यकारों की बात करना चाहेंगे? मिडिल एज में, जैसे कि आपको कोई ऑल टाइम फेवरेट अगर कुछ कहना हो तो। अभी जो यानी वर्तमान में चल रही है, यही ना वर्तमान में। अभी आप अगर डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद विमल की कहानी आपकी सुनीता पढ़ेंगे तो आपको समाज झकझोर के रख देगी कि वो कविता वास्तव में हमारे बीच से गुजर रही है, हमारे आंखों से गुजर रही हैं। उनकी कहानियों में ये देखने को मिलती हैं, उनकी कविताओं में ये भी देखने को मिलेगी आपको कि जो हम अभी कर रहे हैं वो सामने से गुजर रही हैं। उनकी एक कविता है, कानून अदालत सब सकूनी की चाल है, न्याय को फांसी पड़ने के बाद दूसरा नंबर मेरा है। तो इस तरह की कविताएं अगर सामने से गुजरती है तो लगता है कि ये हमारे साथ ही घटना हो रही हैं। यानी कि ओवरऑल इसमें दर्शन भी घुसा हुआ है। आप देखिएगा कि न्याय को फांसी चढ़ने के बाद आखिरी मेरी बारी है। अगर मैं बात करूं दिनकर जी की, तो दिनकर जी को लेकर आप उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिनको आप ऐसा मेरे वीडियो के थ्रू से आप बताना चाहेंगे कि आपको सबको पढ़नी चाहिए? दिनकर की महत्वपूर्ण अगर आप पढ़ेंगे तो उर्वशी उनका एक प्रबंध काव्य है जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो मेरे आंखों के सामने से गुजर रही। और अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो उनकी जो प्रबंध काव्य हैं, उन्होंने जयशंकर प्रसाद ऐसे कवि थे जो कि वो पान के दुकानदार थे बनारस में, और पान की दुकानदारी करते हुए पान के दुकान पर बैठ करके उन्होंने रचना की थी साहित्य की। तो ऐसा लगता है जब दिनकर जी की हम बहुत छोटे थे, करीब 12-15 साल की उम्र हुआ करती होगी, उसमें दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। उनको मैंने अपनी नज़रों से देखा है।
और मेरा आमने सामने मेरी बातचीत भी हुई है। इसलिए वैसे कवियों को, वैसे साहित्यकारों को तो मैं नमन करता हूँ जो कि आज मेरे बीच नहीं रहे और हम उनसे रूबरू हुए और उनके साहित्य से भी रूबरू हुए। एक बार की घटना है कि जब मैं क्लास 5वीं या 6ठी कक्षा में होंगे तो विद्यालय में दिनकर जयंती मनाया जा रहा था। जब दिनकर जयंती मनाया जा रहा था तो उस समय दिनकर पर मुझे बोलने का अवसर मिला था। तो दिनकर के बारे में मैं उतना, चूंकि बच्चे थे तो उनकी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी मैंने प्रकट किया तो दिनकर जी उस मंच पर ही थे। हम नहीं पहचान रहे थे कि दिनकर जी भी यहाँ पर हैं, जान ही नहीं रहे थे कि क्या है कौन है दिनकर। तो उन्होंने मुझे फिर जैसे मेरा संभाषण खत्म हुआ, उन्होंने अपने पास मुझे बैठा करके मेरा पीठ थपथपाया था। तब उन्होंने कहा, तुम दिनकर को जानते हो? तो मैंने कहा, सर मैं तो दिनकर को जानता नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं बैठा दिनकर हूँ। तब मुझे लगा कि बाप रे बाप, हम क्या बोल दिए, इनके बारे में नहीं बोले, अब तो बड़ी असमंजस की बात हो गई। ये घटना है। चलिए, इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं के साथ ही जीवन और भी खूबसूरत हो जाता है। खैर, और भी ऐसा कोई आपके कवि या फिर ऐसे साहित्यकार जिनके बारे में, जिनकी कहानियाँ आप हमें बता सकते हैं? हाँ, एक घटना है महादेवी वर्मा की। हाँ, महादेवी वर्मा की। जब वो इलाहाबाद में रहा करती थी, एक बार हम उनसे एक पुस्तक की अनुशंसा लिखवाने के लिए गए हुए थे। तो महादेवी वर्मा अब अपनी कक्ष में बैठी हुई थी, तो उनसे मिलने का जो समय था वो था 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। हम उनके दरवाजे पर 8 बजे पहुंच गए। तो शेड्यूल, चूँकि मैं जान नहीं रहा था पहले शेड्यूल उनका क्या है, नहीं है, यहाँ है, तो मैंने उनके दरवाजे को नॉक किया। वो बाहर निकली, कल के आप कहाँ से आए हैं? तो हमने कहा कि बिहार से आए, चूँकि उसमें संयुक्त बिहार ही था, झारखंड था नहीं। तो कहा, क्या काम है, किससे मिलना है? तो कह कि हमको तो महादेवी मैडम से मिलना है, मैं साहित्य में अभिरुचि रखता हूँ, इसलिए मैं एक पुस्तक की अनुशंसा के बारे में। तब उन्होंने बेबाक कहा, समय तो उनका मिलने का है नहीं, लेकिन जब उतनी दूर से आ गए हो तो आ जाओ। और समय से पहले आ गए हो। और समय से पहले आ गए हो। तब उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष में ले गया। अध्ययन कक्ष में हम देखे कि जैसे निराला का फोटो, तो बहुत सारे साहित्यकारों का फोटो एक साथ था, जयशंकर प्रसाद का फोटो। तो कह मैडम, आप तो जाके छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक रही हैं, ये जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, ये तो आप उसके समकक्ष हैं। क्योंकि हाँ, बिल्कुल समकक्ष हो, और हम लोग एक गोष्ठी बराबर करते रहते हैं, जिससे कि तुम क्या लिखे हो और आप क्या लिखे हो, और ये सारी बात हमको चारों मिल करके हम लोग सुनते थे एक दूसरे से। इससे होता था क्या कि यह मैसेज जाता था कि हम जो अभी लिख रहे हैं, दूसरा जो लिख रहा है उस सब में अंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घटना इस तरह की हो रही है समाज में कि नहीं हो रही है। इससे यह प्रेरणा का स्रोत बनता था कि आगे किस तरह का लिखना चाहिए। तोड़ती पत्थर के बारे में जब महादेवी जी ने बताया कि निराला ने लिखा, तो उन्होंने कहा कि यह क्यों लिखा गया है, तोड़ती पत्थर उनकी कविताएं क्यों है, भिक्षुक उनकी कविताएं क्यों है? इसलिए कि इलाहाबाद के चौराहे पर बहुत से भिखमंगे उसमें हुआ करते थे, उसी को देख करके निराला ने लिखा था भिक्षुक कविता। वो आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पत पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लटकिया टेक। तो इन्होंने उस समय के परिदृश्य को देख करके लिखा था। इसीलिए कवि को या किसी भी साहित्यकार को वातावरण और परिवेश को देख करके उसकी सच्चाई का उद्घाटन करना चाहिए, न कि काल्पनिक। उसकी वास्तविकता को उजागर करने की जरूरत है, और तभी साहित्य समाज का दर्पण हो सकेगा। की बातों से और ये बात जाहिर है कि कविताएं और साहित्य जो होती है उस वक्त की स्थिति को देखकर लिखा जाता है। तो अभी की स्थिति को देखकर आपकी कोई ऐसी रचना जिसको पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अभी भ्रष्टाचार पर मैंने एक कविता लिखी थी, वो था समय। कविता का शीर्षक है, बातें आपकी गुंजती है आदमी के भीड़ में, ईमान कांपता है गुनाहों के भीड़ में, खोखले आश्वासनों की झोलियां हैं हाथ में, पुल सड़क बनते हैं कागज के पन्नों में, जौंक बनकर लहू पीते हैं मांस भरे शरीर में, शोषितों दलितों के घर जलेंगे कब तक, जुल्म के साए हटेंगे कब तक, यह व्यवस्था नहीं व्यवस्था की लाश है, हर आदमी को आदमी की तलाश है, बंटवारे की नींव पर टिकी है दोस्ती, धरती क्या बट रहा है आकाश में, इस भेड़िए के देश में अमन चैन की तलाश है, आज इंसान और इंसानियत तो 52 पत्ते की ताश है। ये मेरी कविता थी, है आज के दौर की। बहुत बढ़िया। हालांकि ये सारी कविताएं छुपी हुई है मुझे लगता है, और सोशल मीडिया के थ्रू से
इसको बढ़ाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। झारखंड एडवेंचर की टीम ये जो है ये पूरी प्रयासरत रहेगी कि इस तरह की कविताएं जो हैं और भी बहुत सारी रचनाएं हालांकि आपकी, उन सारी चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक फ़ोटो जो है वो आपके दीवार में टंगी हुई है कि आप हेमंत सोरेन जी से मिले। हाँ, तो ऐसी क्या बातें हुई थी उस वक्त और किस कारण से मिलना हुआ था? देखिए हुआ था क्या, मैं अभी अध्यक्ष शिबू सोरेन जनजाति महाविद्यालय बोरियो में भूगोल विभाग का प्राध्यापक हूँ। इस लिहाज से मैं गया था कि मेरे कॉलेज को अधिग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि इसलिए कि पूरे झारखंड में जो वित्त रहित कॉलेज हैं वो किसी को नहीं करने जा रही है सरकार। तो जब वो फुल फ्लेजेड कॉलेज है उसकी यानी कि ये कहा जाए कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सबको पूरा करती हैं, भूमि भी उसके पास 20 एकड़ से अधिक है, सारा चीज़ उस कमरा अवेलेबल है, यानी कि सारा चीज़ अवेलेबल है, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने इस उद्देश्य से गया था कि कम से कम आपके पिताजी के नाम पर यह कॉलेज है और किसी भी चीज़ की उस कॉलेज में कमी नहीं है, तो क्यों नहीं आप अधिग्रहण कर रहे हैं। तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी है उन पर, हेमंत की गौरव गाथा। तो उस पुस्तक के लोकार्पण के उद्देश्य से भी मैं वहां पर गया था और विधानसभा कक्ष में उस पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ, हेमंत की गौरव गाथा का। उसमें उन्होंने जितनी सारी बातें कही थी अपने मुंह से, जहां जहां उद्घाटन हुआ था, जहां जहां उन्होंने जो भाषण दिया था, उसी को संग्रहित कर वह रचना उस पुस्तक में है। भ्रष्टाचार को लेकर अभी ये जो देश है वो तलहटी पे बोल रहा जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार इस हद तक घुसा हुआ है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, यानी कि क्या बोल दे कि गांव से लेकर सदन तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार एकदम जड़ तक घुसा, हड्डियों तक घुसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आपकी कोई रचना है या फिर आप ऐसा कुछ सोचे हैं? अभी तो आपको जो मैंने रचना सुनाई हुआ भ्रष्टाचार पर ही है और उस कविताओं में सारी बातें आ गई। नहीं, स्पेसिफिकली जैसे होता है कि नहीं भ्रष्टाचार को लेकर आपकी कोई ऐसी आपका कोई संपादन आने वाला को लेकर सोच रहे हैं? नहीं, इस तरह की देखिए कोई बात नहीं होती है। जब भी बात होती है, जब भी एक साहित्यकार रचना करता है तो साहित्य को ध्यान में रखते हुए अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि अशिष्ट साहित्य हम लोग कभी परोसे नहीं हैं। जो आप किसी को वीडियो को हम गाली दे दें या किसी अधिकारी को गाली दे दें, इस तरह की बात नहीं आती हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार की तो हम शालीनता के साथ शब्दों का प्रयोग करते हुए हम बात को रखेंगे। साहित्य, इसलिए साहित्य लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे? साहित्य जब रुचिकर नहीं होगा, साहित्य जब शालीन नहीं होगा तो साहित्य नहीं हो सकती। साहित्य में शालीनता होनी चाहिए, साहित्य में सज्जनता होनी चाहिए। ओवरऑल यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो सब चीज की माँ है, वहीं से सारा प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। चाहे वो बिल्कुल आपका वो जो लाइन आपने कही कि या बातें आपकी गुंजती है आदमी के भीड़ में, ईमान कांपता है गुनाहों के भीड़ में। तो और भी सारी ऐसी कोई रचना है सर आपकी जिसको लेकर आप बताना चाहें? बहुत सारी रचनाएं हैं, वो तो हम दिखा नहीं सकते अभी, इतना भंडार है। तो हम सब बांध करके रख दिया है पांडुलिपि को, लिख करके। अब किसमें कितनी रचना हमको भी ख्याल नहीं आ रहा है कि हम कितनी रचनाएं आप लिख चुके हैं। कोई ऐसी फेमस आपको लगे कि नहीं ये सुनानी चाहिए, जैसे कि कोई किसी की भी एक लाइन ऐसी जो कि आपको जब आप लिखे हो, आपके कलम से वो लिखा गया हो, उस वक्त आपको लगा कि ये बहुत सारा प्रभाव डालेगी? देखिए, समाज में बहुत सारे ढंग की कविताएं होती हैं। समाज में भ्रष्टाचार पर तो ये कविता आ ही गई। समाज में वो भी आता है कि जो कि घर में घरेलू झगड़े होते हैं, या अभी जनसंख्या के दौर में एक बच्चे के 5-6 बच्चे, एक माँ बाप के 6-5 बच्चे होते हैं, उसके साथ क्या व्यवस्था होती है। यानी कि इस तरह की कविताओं को गढ़ने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि उस पर लगाम लग सके कि जनसंख्या निरोध कैसी हो। मान लीजिए एक कविता मेरी है समाज पर, खरुआ, वो अंगिका भाषा में है। एकटा मंगला दूटा होलो, कहाँ से मंगला खरुआ होलो। खरुआ नहीं छलो तैयो का बात, दिन रात गाली चलते रही चले, खरुआ नहीं होले तो गाली कही चले। यानी कि जिस माता पिता को 5-6 बच्चे हो गए वह भी कबात है, उसको खाने पीने की, यानी कि उसकी ज़रूरतमंद शब्दों को, सामानों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चे नहीं होती हैं उस महिला को तो भी उसको बांझ गा कर लोग पुकारते हैं और उसको ताना मारते हैं। इस तरह की कविता को जनरेट करने की मेरी कविता इस तरह की भी है। तो काफ़ी सारी बातें हमने की सर के साथ, बहुत सारा ऐसा नई नई कविताओं को लेकर भी जाना, साथ ही साथ उनके साथ ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र हुआ
जैसे कि काफ़ी महादेवी वर्मा जी जैसे हो गए, दिनकर जी के साथ इनका जो वाक़या हुआ, इन सारी चीज़ों को देख सुनकर ऐसा लगा कि आप, हालांकि आपकी जो परवरिश हुई है बचपन में वो काफ़ी एक अच्छे खासे घर से हुई है। नहीं, बिल्कुल मैं उस घराने से ऊपर आया हूँ जहाँ की कोई सोच भी नहीं सकता होगा। मेरा बस घर दरअसल कि हम ननिहाल में पले बढ़े हैं। भारती की एक गांव है डुमरिया के पास, गोड्डा प्रखंड में ही के अंतर्गत ही आता है। वहीं मेरा परवरिश पूरा हुआ है बचपन से ही। तो मेरे नानी घर में भी वो नाना मामा को मेरी औकात नहीं थी कि यानी कि शिक्षा दे सके। किसी तरह हम लोगों ने, देखिए हम लोगों का जो बचपन बीता है वह मकई के खेत में, उसमें मकई और ईख का खेती हुआ करता था उस इलाके में। तो जब मकई होता था तो कुत्ता गिदर और जाके सुगा और पक्षी को जो उसको यदि करता था, बर्बाद करता था, उसको बचाने के लिए हम लोगों को भेज देता था उस मचान पर टीन बजाने के लिए, कि जिससे उससे भागे पक्षी वगैरह और गिदर वगैरह कुत्ता वगैरह भागे, जिससे कि मकई का नुकसान ना हो। तो मेरी परवरिश तो वहाँ से हुई है। मकई का उसमें भुजा हम लोग बड़े चाव से खाते थे, और मकई का जो दलिया बनता था उसमें उसको घाटा कहा जाता था। उस जीवन से मेरी शुरुआत हुई। यानी कि वहां से लेकर दिनकर के मंच तक आपने एक जी हाँ, बड़ा दौर जिया। जी हाँ। तो सर से बात कर अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपसे ये मुलाकात हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। और हालांकि मैं इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं जो है उनको एक फ़ोटो लेकर मैं स्क्रीन पर लगा देना चाहूँगा। और साथ ही साथ एक लास्ट सवाल कि झारखंड एडवेंचर की जो हमारी छोटी सी टीम है उसको लेकर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम आपके टीम को ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप दूर दराज में मेरे जैसे लोगों को प्रस्तुत कर उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दूर दराज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैठे हुए जो कि जुड़ नहीं पाए हैं और वो प्रतिभावान हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप दूर दराज के क्षेत्र में जाइए और ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो कि छुपे हुए हैं और उसमें प्रतिभा भरा हुआ है। सर, हमारी कोशिश रहेगी आपके इन विचारों पर काम करने की। तो ये रही आज की हमारी जो पेशकश है। मुझे लगा कि हमें, जब मैं सर से पहली बार मिल रहा था तो मुझे लग रहा था किस तरह से सवाल होंगे, किस तरह से जवाब होंगे, हालांकि कभी जान न पहचान हुई है। हालांकि मैं अंगिका भाषा से जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ, अब जुड़ने का प्रयास करूँगा सर। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके नज़र में कोई ऐसे हैं जिनके बारे में दुनिया को जानना चाहिए तो आप हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो इसी तरह की एक मोटिवेटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।